तो बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बीजेपी का किसी बड़े व्यक्ति ने उनको, अखिलेश जी को, ये कहा कि बीजेपी के किसी भी आदमी की हाथ की रेखा देख लो, उनके जो हाथ की रेखा है वो विनाशकारी रेखाएं हैं। अब देखिए अखिलेश जी क्या कह रहे हैं ये तो उनका विषय है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर जानता हूँ कि विनाश और विकास, आप खुद इसका आकलन कर लेना कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ सैमसंग फैक्ट्री लगाना चाहता था, लेकिन छोड़ करके भाग गया यहाँ की कानून व्यवस्था देख करके। आज योगी जी आए हैं तो 7 साल में क्या परिवर्तन है साहब। पूरी दुनिया, हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का एक 90% से ज़्यादा मोबाइल का उत्पादन भारत में हो रहा है। उसमें बड़ा हब एक नोएडा के अंदर है। औद्योगिक क्षेत्र में हम कितनी गति के साथ आगे बढ़े हैं। यहाँ पूरी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज उत्तर प्रदेश में अब बन रहा है। बुंदेलखंड जो बरसों से इंतजार कर रहा था, आज बहुत बड़ा हब, आज वो उद्योग का बनने जा रहा है। तो किसके हाथ में विनाश की रेखा है, किसके हाथ में विकास की रेखा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की भाषा ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ ज़रूर है जब बेहतरीन काम योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है तो अखिलेश जी को उस काम को स्वीकार करना चाहिए। और यदि उन्हें कोई विषय ही उठाना है तो लोकहित के विषय उठाने चाहिए। इस प्रकार की भाषा ये अशोभनीय भाषा है। जैसे आप हरियाणा में जीत हासिल कर चुके हैं, जलेबी का काफ़ी जिक्र रहा। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो पोल चुनाव हैं 10 सीटों पे होने हैं, तो ऐसे में क्या रणनीति है बीजेपी की, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो भाई, इनका अब ज़मीन पे तो कभी ये उतरे नहीं। कोरोना था, ट्विटर खेल रहे थे। प्रियंका जी ने कहा 1000 बसें देंगे, 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर के टेम्पू के नंबर थे। किसी ने कहा कि आप आलू डालो तो सोना निकलेगा। फिर वही साहब कह रहे हैं कि जलेबी की फैक्ट्री लगाओ। तो कभी कभी वो कहते हैं कि भाई ये आप जो है हरी मिर्च की बजाय लाल मिर्च पैदा करो। कभी वो बिहार में बोलते हैं कि इस बार बिहार में सरकार आएगी तो हम नारियल पे सब्सिडी देंगे। तो उनका जो ज्ञान है वो इससे प्रकट होता है। हाँ, इतना जरूर है कि इस ज्ञान को हासिल करने में उनकी कोई रुचि भी नहीं है। भारत की फसलें, भारत की संस्कृति, भारत का विकास, भारत के आम आदमी की समस्या, ये जानने में न राहुल का कोई रुचि है न अखिलेश जी की कोई रुचि है। इनकी रुचि है तो विदेशों में जाकर के भारत की आलोचना करने में कांग्रेस की रुचि है, राहुल की ये रुचि है। और इसलिए देश की जनता ने इनका दोहरा चरित्र देख लिया है। आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की आप सिफारिश करोगे, जैसे कि कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल? ये सब जानते हैं समाजवादी पार्टी सरकार ने किस तरह आतंकवादियों से वापस मुकदमे लेने की सिफारिश। माननीय हाईकोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ये राष्ट्र विरोधी कदम है। और किन आतंकवादियों की? उन आतंकवादियों की जिन्होंने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। और बाद में मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन सबको सजा हुई। तो जिन्हें सजा हुई न्यायालय के द्वारा, उनके मुकदमा वापसी की बात समाजवादी पार्टी कर रही थी। क्या आतंक का माहौल समाजवादी पार्टी सरकार के समय था? आप मुजफ्फरनगर में बैठे हैं, किस प्रकार के दंगे, किस प्रकार लोगों को लड़ाया, किसानों को आपस में लड़ाने का काम किया, किस तरह से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूल जा नहीं सकती थी। अब शामली में आपने मुद्दा उठाया था, किस तरह से पलायन कैराना से होता था। आज वही शामली है जहां रूरल एरिया में केंद्र सरकार ने यदि पहला प्राइज दिया है तो आदरणीय योगी जी की प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने शामली को, चूंकि विकास आदरणीय योगी जी ने गति के साथ किया है कैराना का, शामली का, तो नंबर 1 पर रूरल में यदि प्राइज लिया है भारत सरकार में तो शामली ने लिया है। वही शामली जहां पलायन होता था, वही कैराना जहां व्यापारी दौड़ता था, आज वो विकास की गति पर दौड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लगती और इसीलिए वो चाहते हैं कि उसी प्रकार का आतंकवादियों का समर्थन, उसी प्रकार एकदम गुंडागर्दी का माहौल, उसी प्रकार बदमाशी का माहौल, उसी प्रकार तुष्टीकरण का माहौल, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के इस पूरे ढांचे को आम जनता ने समझ लिया है और इसलिए उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय यहाँ की जनता ने बहुत पहले कर दी थी और समाजवादी पार्टी परमानेंट अब उसी दिशा में रहने वाली है। आपसे एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी उपचुनाव है और उसके बाद 2027 में चुनाव है, तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है फिलहाल चुनाव को लेकर के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत विश्वास के साथ विकास के आधार पर चुनाव लड़ने का दावा है और लगातार उस विकास के आधार पर बढ़ने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। और मैं लगातार आपसे कहा कि आज जब हम उत्तर प्रदेश में चलते हैं तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की सड़कें आज दुनिया में किसी देश की सबसे बेहतरीन सड़कों से कम नहीं है, बल्कि उससे अच्छी है।
सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे आज उत्तर प्रदेश हो रहा है, फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है दादरी में, सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम एशिया का यहाँ उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो विकास दिया है, गरीब कल्याण की जो डबल इंजन की सरकार की जो नीतियां हैं, उनका ज़मीन पर पालन करने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अभी योगी जी ने कहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा का क्षेत्र हो, नौजवानों का क्षेत्र हो, बहनों का क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, सब में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहतरीन काम किया है। और उसी से बौखला करके समाजवादी पार्टी इस प्रकार का उल जुलूल के बयान देती रहती है। इन 10 सीटों पर भी क्या बीजेपी की कोई रणनीति है फिलहाल जो उपचुनाव है? रणनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता की भी है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी चुनावी रणनीति है, लेकिन जनता की भी रणनीति तैयार है। और जनता की रणनीति है कि हमारा जो समर्थन है, वो हमारा जो गठबंधन है, वो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता खड़ी हो जाती है। पूरी जनता खुद चुनाव की कमान संभाल लेती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने में जनता को लगता है ये हमारी पार्टी है, हमारे बारे में सोचने वाली पार्टी है, देश के बारे में सोचने वाली पार्टी है, हर वर्ग का विकास करने वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है जनता ने मन बना लिया है और 10 की 10 सीटें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।